Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, what does divorce by mutual consent called in Muslim law? मुबारत, खुला, लियान और इला. मुस्लिम कानून में आपसी सहमति से हुए तलाक को क्या कहा जाता है? मुबारत, खुला, लियान या इला. The correct answer is option A, मुबारत. इसका सही उत्तर है option A, मुबारत. In मुबारत, both the husband and wife willingly seek to terminate their marriage. According to Sunni law, when a mubarat is agreed upon, all mutual rights and obligations between the parties cease. Shia's law states that mubarat must be accompanied by the Arabic word talaq for divorce to occur unless the parties are unable to pronounce Arabic, otherwise the divorce is not considered valid. In both Shias and Sunnis traditions, मुबारत once initiated cannot be revoked. मुस्लिम कानून में आपसी सहमति से तलाक को मुबारत कहा जाता है. इसमें पति और पत्नी दोनों स्वेच्छा से अपने विवाह को समाप्त करना चाहते हैं. सुन्नी कानून के अनुसार जब मुबारत पर सहमति हो जाती है तो पक्षों के बीच सभी पारस्परिक अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं. शिया कानून के अनुसार तलाक के लिए मुबारत के साथ अरबी शब्द तलाक का प्रयोग होना आवश्यक है. जब तक कि पक्षकार अरबी भाषा का उच्चारण करने में समर्थ ना हो तब तक तलाक को वैध नहीं माना जाएगा. शिया और सुन्नी दोनों ही परंपराओं में एक बार मुबारत शुरू हो जाने के बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विद वॉइड मैरिजेस? सेक्शन 5, सेक्शन 11, सेक्शन 13 और सेक्शन 15. हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा शून्य विवाह से संबंधित है? धारा 5, धारा 11, धारा 13 या धारा 15. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 11. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 11. Section 11 of the Hindu Marriage Act addresses void marriages. Section 11 does not provide a specific definition for void marriages, but outlines the grounds on which a marriage can be deemed void. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 शून्य विवाहों से संबंधित है. धारा 11 शून्य विवाह के लिए कोई विशिष्ट परिभाषा प्रदान नहीं करती है, लेकिन उन आधारों को रेखांकित करती है जिनके आधार पर विवाह को शून्य माना जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of Code of Criminal Procedure deals with offences committed outside India? Section 186, Section 187, Section 188 और Section 189. दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा भारत के बाहर किए गए अपराधों से संबंधित है? धारा 186, धारा 187, धारा 188 या धारा 189. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, Section 188. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 188. Recently, in case of Amanullah Khan versus Sajina Wahab and others, the Kerala High Court held that Section 188 of the Code of Criminal Procedure is applicable only if the entire offence takes place outside India. Section 188 of CRPC provides for the trial and inquiry when an extraterritorial jurisdiction comes into play. It deals with offences committed outside India. हाल ही में अमानुल्लाह खान बनाम सजीना वहाब एवं अन्य के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 केवल तभी लागू होती है जब पूरा अपराध भारत के बाहर हुआ हो. सीआरपीसी की धारा 188 में एक अतिरिक्त क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार लागू होने पर जांच और पूछताछ का प्रावधान है. यह भारत के बाहर किए गए अपराधों से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट डाइंग डिक्लेरेशंस? सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 32, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 32 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 32. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा मृत्यु पूर्व बयानों के बारे में बताती है? धारा 32 की उपधारा 1, धारा 32 की उपधारा 2, धारा 32 की उपधारा 3 या धारा 32 की उपधारा 4. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 32 की उपधारा 1. Recently, in the case of Rajendra, son of Ramdas Kohle versus State of Maharashtra, prior to admitting a dying declaration, the court needs to assure that it was given willingly, maintains consistency and reliability, and shows no signs of being tutoring. The law relating to dying declaration is given under subsection 1 of section 32 of Indian Evidence Act 1872, wherein cases in which a statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found is deemed to be relevant. हाल ही में राजेंद्र पुत्र रामदास कोहले बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में मृत्यु पूर्व बयान को स्वीकार करने से पहले न्यायालय को यह आश्वस्त होना आवश्यक है कि यह स्वेच्छा से दिया गया है, इसमें एकरूपता और विश्वसनीयता है तथा इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी के संकेत नहीं है. मृत्यु पूर्व बयान से संबंधित कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 की उपधारा 1 के अंतर्गत दिया गया है.
इसके अंतर्गत ऐसे मामले जिनमें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक तथ्य का बयान प्रासंगिक माना जाता है जो मर चुका है या पाया नहीं जा सकता। द लास्ट क्वेश्चन इज abetment to suicide has been defined under which section of IPC? Section 309, Section 306, Section 305 और Section 308। आत्महत्या के लिए उकसाने को आईपीसी की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? धारा 309, धारा 306, धारा 305 या धारा 308? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 306। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 306। द इंडियन पीनल कोड सेक्शन 306 addresses aiding and abetting suicide. It stipulates that anybody who aids in the suicide of another individual faces a maximum sentence of 10 years of imprisonment in addition to a fine. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या में सहायता करने और उसे उकसाने से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति की आत्महत्या में सहायता करता है उसे जुर्माने के अलावा अधिकतम 10 वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी। बिफोर वी रैप अप, हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। A instigates B to murder C, who refuses to do so. A is guilty of no offense, criminal conspiracy, abetment to commit murder और criminal investigation. A B को C की हत्या करने के लिए उकसाता है जो ऐसा करने से इनकार करता है। A दोषी है, कोई अपराध नहीं, आपराधिक षड्यंत्र, हत्या के लिए उकसाना या आपराधिक जांच। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।